नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मामला यूक्रेन युद्ध में बुरी तरीके से फंस गया है और पूरा इंडिया बोल रहा है कि यह युद्ध आखिर कैसे सुलझेगा, जिसका असर भारत पर भी हो रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने अमेरिका की राह छोड़कर यूरोप की राह पकड़ ली है और डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन आमने सामने हो गए हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि जेलेंस्की अब अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है और यूरोपीय देश अमेरिका को धमका रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों को धमका रहे हैं। मामला बहुत पेचीदा हो गया है। अब रूस से ज्यादा गंभीर भूमिका यूरोप और अमेरिका की नजर आ रही है। यूरोप और अमेरिका के आमने सामने आ जाने की वजह से यह जंग और लंबा खिंचता दिख रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर एक्शन लेंगे या यूरोपीय कंट्री अपने बॉन्ड्स बेचकर डोनाल्ड ट्रंप पर एक्शन ले लेगी? क्या अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी? अगर बॉन्ड्स बेचने लगे यूरोपीय देश तो फिर अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। अमेरिका के लिए भी यह खेल इतना आसान नहीं रह गया है। यूरोप के यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप खुद मुसीबतों में घिर सकते हैं। एक तो पहले ही दुनिया भर से टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनी मोल ली है और अब यूक्रेन युद्ध को सुलझाने का दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उस युद्ध में खुद अमेरिका उलझता नजर आ रहा है। तो क्या यूरोप और अमेरिका की दुश्मनी देखने को मिलेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देश एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन युद्ध को न सिर्फ फंड करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि यूक्रेन को हर संभव सहायता देने की पेशकश भी कर दी है और जेलेंस्की एक के बाद एक यूरोपीय देशों का दौरा कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में फंड, पैसा, हथियार और सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन जेलेंस्की अपने लिए यूरोप का सपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे इस युद्ध का रुकना नामुमकिन लगता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्या यूरोप के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या यूक्रेन का साथ छोड़ेगा या फिर अमेरिका खामोश बैठ जाएगा? आज इसी मामले पर करेंगे इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जोड़ेंगे। यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश, सीजफायर कराने की कोशिश एक नए अंतर्राष्ट्रीय तकरार और तनाव को जन्म दे रही है। अमेरिका बनाम यूरोप, अमेरिका, यूरोपीय देश और यूक्रेन तीनों की रणनीति अलग अलग है। यूक्रेन पर शांति योजना को लेकर ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच बड़ा तनाव उभरता हुआ दिख रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो जेलेंस्की पर जंग रोकने और पीस प्लान अपनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन यह दबाव फेल हो रहा है क्योंकि यूरोपीय देश साफ साफ कह रहे हैं यूक्रेन ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जो उसके हित में नहीं है। और यही मतभेद अब अमेरिका और यूरोप के बीच एक नए तनाव को जन्म दे रहा है और इन दोनों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ट्रंप जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं पर लगातार तीखे बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ा बयान उन्होंने कुछ दिन पहले दिया जब उन्होंने कहा यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराए जाएं, लोगों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग का हल नहीं निकल रहा क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और इतना नफरत करते हैं कि एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से यह डील पहले ही मुश्किल में फंसी है। अब ऐसे में जेलेंस्की ने टूक संदेश देना शुरू कर दिया और यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला है। तो अमेरिका जो प्रेशर जेलेंस्की पर बना रहा है, चाहे वो समर्थन वापस लेने की बात हो, चाहे वो फंड रोकने की बात हो, चाहे वो हथियारों को रोकने की बात हो, जेलेंस्की पर प्रेशर बनता भी है। लेकिन जेलेंस्की को जिस तरह से यूरोपीय देशों का साथ मिल रहा है उससे यह प्रेशर रिलीज हो जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश बार बार फेल हो रही है और वजह है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है साफ तौर पर कि यूक्रेन के लिए कोई समझौता नहीं होगा। यूक्रेन अपनी शर्तों पर ही सीजफायर करेगा और यूक्रेन रूस जंग में यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यानी अमेरिका जो कि यूक्रेन के लिए इस युद्ध में अभी तक कंधा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उस सपोर्ट को वापस ले लेंगे। तो यूरोपीय देश अपने अपने कंधों के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हो गए और इस जंग को फंड करने के लिए तैयार है, हथियार देने के लिए तैयार है, फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है।
ऐसे में इस युद्ध के दरमियान बीच का कोई भी रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। तो क्या इस जंग ने अमेरिका और यूरोप के बीच एक नई लकीर खींच दी है? यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच क्या नए तकरार को यह युद्ध जन्म दे रहा है और एक नया फ्रंट बन सकता है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक। संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीव जी के पास जाऊंगा, संजीव श्रीवास्तव जी के पास, और जानूंगा उनसे कि अमेरिका और यूरोप की इस तनातनी को किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि यहां एक नया रिफ्ट पैदा हो रहा है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद लगभग 80 सालों के बाद दिख रहा है कि अमेरिका और यूरोप आमने सामने हो रहे हैं किसी जंग को लेकर। देखिए विवेक जी, ये जो रशिया यूक्रेन का जो पूरा युद्ध है उसके बारे में जैसा कि मैं पहले भी लगातार इसको कहता रहा हूं कि ये यूरोपियन थिएटर में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर फरवरी 2022 में हमला किया, वो नेटो के एक्सपेंशन को आधार बनाते हुए कि नेटो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, नेटो को अपनी बगल में यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देंगे। इस बात को लेकर के रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से संकल्पबद्ध थे कि किसी भी कीमत पे चाहे कुछ भी करना पड़े, यूक्रेन को शूट ही क्यों न करना पड़े, यूक्रेन पर हमला ही क्यों न करना पड़े, हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। और इसी वजह से उन्होंने ये हमला किया। तो जाहिर है कि ये जो पूरा रशिया यूक्रेन का युद्ध है, उसने नेटो को एक चैलेंज दिया। यूरोपीय राष्ट्र जो कि रशिया के साथ बिल्कुल नजदीकी का और बॉर्डर का उनका जो रिलेशंस है, उसको ध्यान में रखते हुए यूरोपीय राष्ट्रों ने इसे अपने लिए सबसे बड़े चैलेंज के रूप में लिया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पूरा जो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस, जिसको नेटो के नाम से हम जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी अलायंस, जाहिर है कि ये जो पूरी नेटो का जो मिलिट्री अलायंस था वो चैलेंज में आ गया और नेटो को अपने आप को मजबूत बनाना ही था, डिफेंड करना ही था। और यूरोपीय राष्ट्रों को आज भी इस बात की आशंका, इस बात का उनके अंदर असुरक्षा रहती है कि यदि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में इसको शांत कराने को लेकर के कोई ऐसी डील हो जाती है कि जिसमें रशिया को विजयी भाव उसके अंदर आना शुरू हो जाए कि वो जीत गया है, यूक्रेन हार गया है, तो ऐसे में यूरोप के जो राष्ट्र हैं इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि संभव है कि 1-2 वर्षों के बाद फिर से कोई नया कैंपेन, कोई नया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन राष्ट्रपति पुतिन लॉन्च कर दें और किसी अन्य देश पर कोई हमला कर दें। और इस बात की जो आशंका है यूरोपीय राष्ट्रों को निसंदेह है। और इसी वजह से इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जो भी रशिया यूक्रेन के युद्ध को शांत कराने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं, उसमें एक विन विन फार्मूले की तलाश हो। और वो जो विन विन सोल्यूशन है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट करते हैं, निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेकिन यूरोपीय देश उस प्रेशर को रिलीज करवा देते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जबकि जेलेंस्की ऑलरेडी बैकफुट पर है, वो अपना कई इलाका खो चुके हैं और यूरोप कह रहा है कि नहीं, वो इलाका जब तक वापस नहीं होगा तब तक सीजफायर नहीं होगा। क्या पुतिन इस बात के लिए मान जाएंगे? बेशक वो नहीं मानेंगे। तो ये तो एक तरह से इस जंग को और भड़काने वाली बात हुई। देखिए विवेक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध का कोई हार और जीत का आउटकम नहीं निकलना है। और यदि कोई हार जीत का सेंस जाता है तो फिर ये पीस डील भी नहीं हो पाएगी, सीज फायर की डील भी नहीं हो सकती और ये युद्ध चलता रहेगा। एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर इस बात की मंशा रखते हैं कि वो इस युद्ध को शांत कराएंगे और जाहिर है कि उनकी अनेक महत्वाकांक्षाएं शांति पुरस्कार इत्यादि जीतने की भी हैं, अपना पैसा बचाने की भी हैं, बिजनेसमैन जैसे सोचता है। लेकिन ये जो पूरा सोचना और उसको अमली जामा पहनाने में बहुत अंतर है। और एक जब तक वो कोई ऐसी डील नहीं करते हैं कि जिससे कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज मिले, यूरोपीय राष्ट्रों को सिक्योरिटी गारंटीज मिले, उनकी आशंकाएं एड्रेस हो, तब तक यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं होगा। और यूरोपीय राष्ट्रों का जो बैकअप है उन्हें मिलता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आशंका अगर यूक्रेन के बाद किसी को है तो यूरोपीय राष्ट्रों को ही है। फिनलैंड और स्वीडन ने तो अपनी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को विवेक जी त्याग करके उन्होंने नेटो का अम्ब्रेला ज्वाइन कर लिया और अभी नेटो के सदस्यों की संख्या 30 से बढ़ के 32 हो गई है। नेटो के जो यूरोपीय जो उसका पार्ट है उसमें बड़ी आशंकाएं हैं। अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप फेल, उसके लिए तो ये माना जाए ना कि यूरोप की वजह से डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए।
देखिए, मैं फेल तो नहीं कहूंगा। देखिए, एक बात मैं ये अवश्य अमेरिका के बारे में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले से बड़ी मंशा रखते हो, बड़े से अनकन्वेंशनल हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, हाँ, लेकिन वो कोई ऐसी डील नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके चला आएगा यदि यदि उन्होंने ऐसी कोई डील कर ली कि जिसमें कि यह सेंस गया कि अमेरिका ही हार गया है, अमेरिका ही झुक गया है, यूरोप भी हार गया है, रशिया जीत गया है, तो ऐसे में तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जी। डोनाल्ड ट्रंप कोई हाँ, ऐसी डील नहीं कर सकते, कोई जी। अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो कि उसमें अमेरिका की झुकने का, अमेरिका की हार का, यूक्रेन की हार का, यूरोपीय राष्ट्रों की हार का सेंस जाए। ये नहीं ऐसा तो हो अब नहीं तो उनके सकता। साथ जी, और इसीलिए जी, जी मैं माथुर सर के पास आ रहा हूं। अब तो उनके सामने यूरोपीय यूनियन खड़ा हो गया है कि मैं पीस डील नहीं होने दूंगा, और उनको हर तरह से मदद देने की तैयारी कर ली है, चाहे पैसा हो, हथियार हो, सपोर्ट हो, ग्राउंड सपोर्ट हो, हर चीज दे रहा है यूरोप। अमेरिका कह रहा हम तुम्हारे सपोर्ट काट देंगे। हाँ, जय हिंद विवेक। देखिए, जय मैं हिंद सर। आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि ये बात पहले भी कह चुका हूं मैं। यूरोप जो है वो अब एक ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तलाश रहा है जो कि अमेरिका के बिना होएगा, क्योंकि यूरोप को अमेरिका की अनप्रडिक्टेबिलिटी और उनके जो अपने सेल्फ सेंटर्ड जो उनके मूवमेंट्स होते हैं उस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है विश्वास थोड़ा कम होता चला जा रहा है। अब जो प्रपोजल अमेरिका ने दिया है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं विवेक, अगर जो आप जेलेंस्की को कहें कि आप पूरा डॉनबास छोड़ दीजिए, क्रिमिया छोड़ दीजिए, कुर्स्क में जो आपने जीता है वो खाली कर दीजिए और इलेक्शन करवा लीजिए, फिर आप मुझे बताएं फिर जेलेंस्की ने लड़ाई शुरू ही क्यों करी थी? अगर ये शुरू से ये बात मान लेते तो 2022 में ये सब कुछ खत्म हो गया होता। तो ये मेरा मानना है कि उनको जब इनकी वो एक एक्सट्रीम एंड स्टेट डिजायर्ड है जो कि रशिया चाहता है, और उसी प्रकार से यूक्रेन चाहता है कि एवरीथिंग उनके पास वापस आनी चाहिए इंक्लूडिंग क्रिमिया। तो जब तक ये एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स रहेंगी, मुझे नहीं लगता कोई इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। अब इनको एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं यूरोप के ऊपर कमेंट करके आपको बताऊं कि क्या हो रहा है कि अमेरिका ने, यूरोप जो है वो डॉनबास के इलाके को न केवल यूक्रेन का ईस्टर्न सेंटिनल मानता है बल्कि वो यूरोप का ईस्टर्न सेंटिनल मानता है, और उनको लगता है कि अगर इस डॉनबास के इलाके पे पूरी तरह रूस का कब्जा हो गया तो उसके बाद वो यूरोप में भी कुछ आगे एक्टिविटी करने में सक्षम रहेंगे और शायद शुरू कर दें। ये उनका एप्रीहेंशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात है कि रशिया जो है वो ओल्ड सोवियत ग्लोरी को वापस पाने के लिए हो सकता है आगे और कदम बढ़ाना शुरू कर दे इसके बाद। तो ये उनकी मेन वजह है। दूसरी बात यह है कि वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि ये जो वॉर है वो जरा सी भी वेस्टवर्ड और मूव करे किसी भी वो यूरोपियन तो देश कर रहा है ना में। सर, इसलिए डे बाय डे एक तो मिनट, कर रहा है। माथुर सर, एक क्वेश्चन ऐड कर दूं। आप 2022 की स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए, लॉस पर कौन खड़ा है? यूक्रेन खड़ा है, और जितना यूक्रेन लेट करेगा उतना ज्यादा लॉस पर खड़ा होगा यूक्रेन। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, एक बिल्कुल पूरी तरह से तो क्या जेलेंस्की नहीं समझ रहे इस बात को? यूरोप नहीं समझ रहा इस बात को? जो रूस जो चाहता था वो उसने लगभग ले लिया है। बिल्कुल। अभी भी रूस का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि वो यूं नहीं कह रहे कि जो इलाके उन्होंने ले लिए हैं वो उनके होंगे। उन्होंने यो कहा है कि जो हमारा क्लेम्ड टेरिटरी है, क्लेम्ड का मतलब है कि जो 20% डॉनबास का इलाका, 15% अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, वो भी हमें पूरा मिले। तो ये मेरे को लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से ये उनको ये संभव होगा। अब इनको एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप उनको यो बोलें कि डोनेट्स्क और लुहांस्क आप रशिया का हिस्सा बन जाएंगे और क्रिमिया कंटिन्यूज टू बी विद रशिया, और बाकी जो है वो यूक्रेन का वहां पर बनावर है। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी है कि आप इस पूरे एरिया को डीमिलिटराइज कर दें, यहां पर एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स ऑफ सॉर्ट्स लाकर के यहां पर रख दें, और इसमें वो उसको जैसे यरूशलेम को कर रहे थे उस तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेट लेकिन किया रूस जाए। अपना तो जीता हुआ मेरे एरिया को- क्यों छोड़ देगा माथुर सर? बिल्कुल किस वही बिना मैं पे कह रहा छोड़ हूं, देगा? अगर उसको छोड़ना होता विवेक, तो वो लड़ता क्यों? लड़ाई शुरू ही नहीं होती अगर उसको सारा छोड़। इसी से मैंने बात शुरू करी थी। तो ये जब तक उसकी एक्सट्रीम ये एंड डिजायर्ड एंड स्टेट रहेगी, मुझे लगता नहीं है कि कोई इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। इनको अपनी अपनी जो स्टेट डिजायर्ड है उसमें मेल्ट डाउन लाना पड़ेगा। कुछ कॉम्प्रोमाइज रशिया को करना वही पड़ेगा, बात तो- कुछ कॉम्प्रोमाइज यूक्रेन को करना पड़ेगा, और इनको यूरोप को रशिया समझाना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज कि आप
इसको जबरदस्ती इसमें और ज्यादा आग में तेल ना सर, डालें। कोई तो देश- मेरे को लगता है कोई देश तभी अगर जाकर विनिंग के solution सिचुएशन में निकलने की है, संभावना बनती है। कोई देश अगर विनिंग सिचुएशन में, निपुण जी से पूछ रहा हूं, उसके बाद में मलिक सर आपके पास आ रहा हूं, कोई देश अगर विनिंग सिचुएशन में है तो वो अपना ग्राउंड क्यों छोड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, वही बात ट्रंप भी कह रहे हैं कि आप जो अभी खो चुके हैं आप उस पर डील करके निकल जाइए, क्योंकि फर्दर आपको कोई लॉस ना हो आगे वॉर में और आपको कोई क्रिटिकल सिचुएशन में ना फंसना पड़े, और इसलिए आप रूस की शर्तें मान लीजिए। यूरोप कह रहा है नहीं, लड़ो, अभी अपनी जमीन के लिए, अपने इलाके के लिए लड़ते रहो, लेकिन यूरोप ये नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट नेटो फोर्सेस उतार दे और उसके बाद रूस से लड़ाई शुरू। ऐसे यूरोपियन यूनियन वर्सेस रूस यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वो बैक सपोर्ट कर रहा है, तो उससे वो युद्ध रुकने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब यूरोप इस वॉर को फंड कर रहा है और इससे डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस यूरोप का सीन बनता दिख रहा है। निपुण जी देखिए, विवेक जी बिल्कुल सही आपने कहा, और अभी संजीव जी ने और हमारे जो अनुज माथुर सर ने बहुत अच्छे चीजों को बताया। आपको कुछ दिन पहले फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रो साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि रशिया लाइक ए पुकर यानी कि एक ऐसा जानवर है जो लगातार खाता है, तो रशिया जो है वो जमीन को खाएगा तभी रशिया का अस्तित्व बचेगा, ऐसा कहना था फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो साहब का। और देखिए, आप सोचिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो नाटो का भी जो अस्तित्व है ना, वो भी अस्तित्व उतना मजबूती से रहा नहीं है। अमेरिका ने जिन जिन देशों को सिक्योरिटी के कमिटमेंट किए थे, वो सारे के सारे देश आज अमेरिका को शक की निगाह से देखते हैं कि अगर हम पर मुसीबत आएगी तो क्या अमेरिका खड़ा होगा। पहले तो ये बात आप समझिए, चाहे जापानी क्यों ना हो। इधर आप देखिए, सऊदी वगैरह, यूएई वगैरह, ये देश भी बहुत ही ज्यादा अब अमेरिका से आक्रांतित नहीं है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नाटो को मैं तभी लीड करूंगा या उसमें रहूंगा जब अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, आप देखिए कहा ये 2% भी खर्च करने को तैयार नहीं थे अपने डिफेंस बजट के अंदर। जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके 5-6% इन्होंने अपने बजट का डिफेंस में खर्च करना शुरू किया। तो एक तो अमेरिका को लेकर यूरोप भी बड़ा आशंकित है कि क्या अमेरिका ये वही है जो मार्शल प्लान 1945 में लेकर आया था और हमें सिक्योरिटी के साथ मदद की थी, क्या ये वही अमेरिका है? अब वो अमेरिका नहीं है, पहले दो बात थी। अब यूरोप को क्या लगता है कि यूरोप को लगता है कि देखिए, अमेरिका आता है इंटरेस्ट में। अमेरिका का इंटरेस्ट था यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल से, उनमें इंटरेस्ट था। अमेरिका ने मदद की यूक्रेन को, यूक्रेन ने बदले में अमेरिका को रेयर मिनरल्स दे दिए। अमेरिका का काम सद गया। अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती रूस नहीं है, चीन है, क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि जो मेरा हेजेमोनिक स्टेटस है उसको अगर कोई क्रैकडाउन करेगा या उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर खड़ा होगा तो हम एक थ्योरी यूज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसको लोग बोलते हैं थ्योरी डायरेक्ट ट्रैप। भाई, वो बेशक चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, लेकिन अभी तो पूरा यूरोप उठ खड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यूरोप के कई देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और यूक्रेन युद्ध को लेकर तो ये तकरार सामने है। ये बिल्कुल क्लियर है कि यूरोप वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का सीन पूरा है। कह रहा हूं, एक्चुअली मैंने आपको एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा था अभी, थेरोडायरस ट्रैप। एक हम इंटरनेशनल थ्योरी में एक वर्ड यूज करते हैं, थ्योरी हम यूज करते हैं, थेरोडायरस ट्रैप। ये ट्रैप ये कहता है कि जब एक उभरती हुई महाशक्ति और स्थापित महाशक्ति में जब कंपटीशन हो तो वो होता है। अमेरिका इस बात को मान के चल रहा है कि मेरे लिए रशिया नहीं, अमेरिका तो कई बार ये कह चुका है नाटो में कि आप चीन का वर्ड यूज कीजिए, ना कि रूस का। लेकिन यूरोप कहता है कि हम रूस को पहले मानेंगे रीजन, क्योंकि रूस उनके बॉर्डर में बैठा हुआ है और उनको रूस याद आता है कौन सा, जो जार के शासन वाला था। उनको रूस याद आता है जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद खड़ा हुआ, जिसने प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध की बेस पर आके काम किया। इन्हें वो रूस याद आता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यूक्रेन के बहाने यूरोप कोशिश कर रहा है कि जितना ज्यादा हो सके रूस को हम क्या कर दें, वीक कर दें। जितना ज्यादा हम रूस को वीक कर देंगे, अगर रूस यहाँ पर जीत जाता है और जीत कर वो कहता है मैं विक्ट्री हासिल कर ली, तो रूस कोशिश करेगा कि आगे और भी अपने आप को, क्रीमिया को रूस अपने सिक्योरिटी के लिए लेता है, आपका डोनबास रीजन को रशिया। ये बात निपुण भाई पुतिन पहले कह चुके हैं कि हमने अपना अचीवमेंट लगभग हासिल कर लिया है। हमने जो हासिल करना था इस जंग में वो हम अचीव कर चुके हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि अब जो आदमी इस जंग में फ्रंट फुट पर है वो बैकफुट वाले से क्यों उसके शर्तों पे डील करेगा।
सीधी सी बात है, जबकि पूरा यूरोप चाहता है वही यूक्रेन की शर्तों पर डील हो। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि पुतिन की शर्तों पर डील कर लो जिससे कि युद्ध खत्म हो। तो यहां पर एक पेच फंसा हुआ है। मलिक सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। मलिक सर। विवेक जी, आज के सिनेरियो में देखिए 4 धुरी हैं, यूक्रेन, रशिया, पूरा यूरोप और अमेरिका। बिल्कुल। चारों धुरी के अपने अपने रिजर्वेशन है, अपने अपने हित भी हैं, अपने अपने स्वार्थ है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था, इसका बेसिस बना था 2 चीज, कि अमेरिका की कोशिश यूक्रेन में घुसने की, यूक्रेन को पकड़ने की, वहां के एनर्जी सोर्सेज को अपने हाथ में एक तरह से कब्जाने की। यूरोप उसका साथ दे रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रशिया उसके साथ ये नहीं चाहता था कि अमेरिका नेटो के बहाने उसके पड़ोस में आकर बैठ जाए और उसकी सिक्योरिटी को भी थ्रेट करे, और जो एनर्जी सोर्सेज वहां के एरिया में बैलेंस बनाए हुए हैं, और पूरा वहां पे एग्रीकल्चर उत्पादन भी जो होता है, यूक्रेन बहुत ही एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, वो जो बैलेंस बना हुआ था उसको अपसेट करे। तीसरी चीज, अब आते हैं यूरोप पे। यूरोप का तो आज की डेट में एक ही इसमें साफ साफ दिखता है कि यूरोप चाहता है कि यूक्रेन को एक शील्ड की तरह आगे रखा जाए, उसको एक बफर जोन बनाए रखा जाए, सो दैट जो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ रशिया का जो एक्सपेंशन है उसको रोका जाए। ये वही बात है जो वार्सा पैक्ट के दौरान हुई थी, 1949 में हुई थी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि नेटो का अस्तित्व आज की डेट में अनजस्टिफाइड है। एग्जाम्पल एक छोटा सा देना चाहूंगा। कल कोई एक यूरोपियन कंट्री किसी अपने दूसरे देश के नॉन यूरोपियन पे, नॉन नेटो देश पे किसी वजह से उनके बीच में विवाद होता है, तो ये पूरा अधिकार किसने दिया कि उन दोनों के बीच के विवाद को लिए एक तरफ पूरे 32 देश टूट पड़े। एनीवे, अभी चलो आते हैं, अभी मैं आता हूं फिर रशिया के और यूक्रेन की स्थिति में। देखिए, ये सर सही बोल रहे थे कि देखिए, कोई भी इस टाइम संधि, कोई भी एग्रीमेंट वो मान्य होगा जो इन चारों धुरी को शामिल किया जाएगा। हालांकि यूरोप उसमें मेरे हिसाब से लास्ट पिवट होगा। सबसे जरूरी है यूक्रेन, रशिया और अमेरिका। देखिए, आज अमेरिका इसलिए परेशान है कि अमेरिका की इकोनॉमी आज की दुनिया में कपल्ड है, यूरोप से भी, दूसरे देश से भी। अमेरिका इसलिए भी चिंतित है कि यूरोप के कारण ही भारत से संबंध खराब हुए। एक्चुअली पाकिस्तान ऑफ सिंदूर के अपार्ट, यूरोप के कारण जो भारत रशिया के से जो तेल ले रहा था, एनर्जी सोर्सेज में उसके साथ कर रहा था, और डॉलर के बजाय रशिया रुपए में जो आदान प्रदान हो रहा था, ये रेड फ्लैग जनरेट किए गए हुए। और इन रेड फ्लैग से अमेरिका चिंतित है कि आगे आगे संबंध और भी खराब होने हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देखिए व्यापार नहीं रोकने वाली है। पूरी दुनिया एनर्जी रिसोर्सेज को एक तरह से स्टॉल करने वाले नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो यूक्रेन युद्ध फंड कर रहा है, कोई इसको आप सब हट जाओ। चाइना को ले लीजिए, भारत को ले लीजिए, ठीक है, एक शफलिंग हो सकती है, रीएडजस्टमेंट हो सकता है। दूसरा, अभी भी एक चीज जी, यूक्रेन का पॉइंट जी, अब पूरा यूक्रेन का पॉइंट ये है विवेक जी, देखिए, यूक्रेन चाहेगा, ऐसी स्थिति में आ चुका है, यूक्रेन को भी मालूम है कि रशिया ने जो जमीन ले ली है उसको छोड़ने वाला तो वो नहीं है। क्रीमिया की बात तो भूल जाइए, वो तो 15-12 साल पुरानी बात हो चुकी है, 13-14 की बात है, उसको तो भूल जाइए। हालांकि वो भी उस एजेंडे में एक शामिल है कि वो उसको अपना लीगली, ऑफिशियली उसको मान्यता प्रदान करे, लेकिन उसको भूल जाइए। अभी सवाल ये है कि 3 ही पॉइंट है। एक तो यूक्रेन की गारंटी आपस में दोनों दो देश ही दे, रशिया और यूक्रेन आपस में बात करें और दोनों एक दूसरे की गारंटी दे। भले ही प्रेजेंस एक लार्ज हो सकता है जिसमें यूरोप के नुमाइंदे भी हों, अमेरिका के नुमाइंदे भी हों, क्योंकि कोई भी यूरोप की तरफ से दी गई गारंटी रशिया को मंजूर नहीं होगी, क्योंकि वो एक मिनी नेटो हो जाएगा, मिनी नेटो का सेक्शन 5 हो जाएगा, आर्टिकल 5 हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो ईस्टर्न यूरोप का इलाका है, जो तकरीबन 18 से 20 या 22% है, उसको रशिया नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए वो सामरिक हित में आता है। तीसरी चीज है, हां, रशिया कहां कंप्रोमाइज हो सकता है, जेपोरोजियो के पास जो उसके परमाणु संयंत्र है, यस, रशिया उसको उनको दे देगा, वापस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्योंकि जी, क्या यूक्रेन को लेकर अमेरिका और यूरोप में दुश्मनी हो सकती है, या फिर नेटो वर्सेस अमेरिका कोई सीन बन सकता है? संजीव जी से आपका जवाब चाहेंगे इस पर। हाँ, देखिए, आज की डेट में यूरोप ये जी, मलिक सर, संजीव जी एक बार पूरा कर ले, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव जी। देखिए विवेक जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अभी जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इसके अभी कई राउंड्स होने बाकी हैं, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूक्रेन फिर से एक नया कोई प्रपोजल तैयार कर रहा है। अभी जो 28 पॉइंट्स के प्रपोजल से जो इसकी शुरुआत हुई थी, वो 19 पॉइंट तक आ गया था। फिर उसके बाद अभी जो अमेरिका और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो बातचीत हुई है, उसके बाद यूक्रेन कई बातों पर सहमत नहीं है। टेरिटोरियल कंसेशन सबसे बड़ा विषय है, और ये जो टेरिटोरियल कंसेशंस हैं, उसको जाहिर है कि यूक्रेन की अपनी जो
अपने राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्रपति जेलेंस्की जब इलेक्शंस में जाएंगे तो वो तो ये इस बात को लेकर के तो जीत नहीं सकते कि हमने अपनी टेरिटरी गंवा दी। तो वो कुछ ऐसा फेस सेविंग तलाश में है, फेस सेविंग फार्मूले की तलाश में है, जिसको कि मैं विन विन फार्मूले की तलाश कहता हूं। ये जो विन विन फार्मूला है उसको अमेरिका को भी तलाशना होगा, यूक्रेन को भी तलाशना होगा, और जो है यूरोपीय राष्ट्रों को भी उसमें शामिल करना होगा। उनके बिना हो नहीं सकता। और ये मैं ये अवश्य आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से विवेक जी मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इंटेंस नेगोशिएशंस की प्रक्रिया है, इसमें इन राष्ट्रों को चाहिए कि वो भारत जैसे जो बैक चैनल के माध्यम से इस पूरे रशिया यूक्रेन को शांत कराने के प्रयास करने वाले राष्ट्रों की भी मदद लें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बैक चैनल के माध्यम से, ओपन तरीके से तो नहीं, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से इस युद्ध को शांत कराने का प्रयास करते रहे। रशिया को भी जो है कंसेशंस देने होंगे, अपने कॉम्प्रोमाइज को, जैसा कि माथुर सर कह रहे थे, कुछ कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकलना होगा, कुछ विन विन फार्मूला निकालना होगा, सबको एक्सट्रीम पोजीशंस से हटना होगा, तभी जाकर के इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। एक एक्सट्रीम पोजीशंस में जाकर के विन और लॉस के जो सेंस के साथ ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा और सभी को अपने अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जवाब देना है कि आपने क्या हासिल किया, क्या पाया, क्या खोया, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो जब तक ये विन विन फार्मूला जब तक तलाशा नहीं जाएगा विवेक जी, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध शांत होने जा रहा है। लेकिन मैं अभी भी आशावान हूं और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी वॉर एंडलेस नहीं हो सकता। वॉर का तो अंत होगा ही, लेकिन ये जो वार्ता है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि कोई भी वॉर एंडलेस नहीं हो सकता, हर वॉर को रुकना होता है। ये युद्ध भी रुकेगा, मैं भी आशान्वित हूं, मैं भी पॉजिटिव हूं। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन वो प्रेशर रिलीज कर दे रहा है। और खबर तो यहां तक है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के ऊपर आर्थिक ब्रह्मास्त्र भी चला सकता है। वो अपने बॉन्ड्स बेचने तक की बात कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, यूरोपीय यूनियन ने अपने बॉन्ड्स, अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने शुरू किए, तो अमेरिका की हालत पतली हो जाएगी। ये मामला बहुत पेचीदा हो गया। आप जहां तक डील की बात करें, डील की बात तो दूर, लेकिन सब लोग एक टेबल पर तो आए। यहां तो जेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि दोनों के बीच नफरत इतनी है कि दोनों एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि वहां इलेक्शन हो जाए, कम से कम रिजीम चेंज हो, तो दो नेता आपस में बैठकर बात करें। विवेक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक यूरोप और अमेरिका के संबंधों का प्रश्न है, तो यूरोप भी एक वीक ट्रांस एटलांटिक अलायंस को अफोर्ड नहीं कर सकता। रशिया का चैलेंज बहुत बड़ा है, चाइना का चैलेंज अपनी जगह है, लेकिन रशिया राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरे ट्रांस एटलांटिक अलायंस को दे रहा है। और ऐसे में यूरोप अगर अमेरिका के साथ अपने संबंध खराब करता है तो नेटो कमजोर पड़ेगा, और ऐसे में जो यूरोप को रशिया के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। और चाइना का तो अपकमिंग चैलेंज आने वाले वर्षों और दशकों में तो सामने आना ही आना है। नेटो उसके लिए चिंतित है। लेकिन अभी जो इमीडिएट जो चैलेंज है, तात्कालिक जो चैलेंज है यूरोप के सामने भी, वो रशिया का चैलेंज सबसे बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी हैं, बहुत शक्तिशाली नेता है, और उनके नेतृत्व में रशिया ने री इमर्ज किया है। रशिया अब रीअसर्ट कर रहा है, वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं और बड़े डील्स कर रहे हैं, बड़ी विजिट्स कर रहे हैं। अभी भारत में आप देखिए, पूरे विश्व भर में उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है विवेक जी कि अमेरिका को और यूरोपीय जो राष्ट्रों को अपने जो अलायंस को मजबूत करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। कमजोर करके वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम करेंगे, और ऐसे में अल्टीमेटली इसका जो फायदा रशिया उठा ले जाएगा। तो उनको भी अपने आप को एकताबद्ध बना करके रखना होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि नाटो इस बात को जानता है, भले से पॉस्चरिंग कुछ भी करें, लेकिन जो आंतरिक रूप से जो उनके बीच में जो समिट्स होती हैं और जो सदस्यों की संख्या 32 हो गई है, वो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में वो अपने आप को कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन पोस्चरिंग की जहां तक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्चरिंग कर दी है। माथुर सर हमारे साथ बने हुए। माथुर सर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो पोस्चरिंग की है। रशिया को खतरनाक देशों की लिस्ट या शत्रु देशों की लिस्ट से उन्होंने बाहर निकाल दिया और उसे एक न्यूट्रल देश की लिस्ट में डाल दिया। इसका स्वागत खुद राष्ट्रपति पुतिन ने किया है। उन्होंने कहा कि इस बात से क्रेमलिन खुश है, रशिया खुश है कि अमेरिका रूस को खतरा नहीं मानता है। रूस कभी भी अमेरिका के लिए खतरा नहीं था। तो पोस्चरिंग तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। पूरा यूरोप कह रहा है कि रूस खतरा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनको उस लिस्ट से ही बाहर कर दे रहे हैं। विवेक, देखिए, मैं अगर एक छोटा सा अगर समझने की बात, थोड़ा मुश्किल सा स्टेटमेंट में बताने जा रहा हूं कि ये जो लड़ाई है, इसमें जैसे बॉक्सिंग के मैच में होता है कि वेल फॉट सो एंड सो, वेल फॉट सो एंड सो, सो एंड सो इज द विनर। वेल फॉट अमेरिका, नाटो, रशिया, यूक्रेन, चाइना इज द विनर।
आप देखिए कि ओवरऑल जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं सारा का सारा जो एडवांटेज है वो एडवांटेज चाइना होता जा रहा है। अमेरिका अपने साथी खोता चला जा रहा है। अमेरिका के और यूरोप के बीच में परेशानी हो रही है इसी यूक्रेन के युद्ध को लेकर के। रूस की शक्ति क्षीण होती चली जा रही है और जो चाइना ने अपना 100 ईयर मैराथन शुरू किया था उस मैराथन में अपने चाइना आगे बढ़ता हुआ नजर पूरी तेजी से दौड़ रहा है। देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इससे जो हम विन विन की बात कर रहे हैं ये मुझे लगता है कि नाटो के लिए, रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए और शायद कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ये एक लूज लूज सिचुएशन हो गई है। उसकी वजह यही हो रही है कि अमेरिका, मैंने बताया दिया आपको, नाटो की स्टेबल चीजें खत्म होती जा रही हैं। नाटो में बता रहा हूं उनको इवेंचुअली एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखना पड़ रहा है जिसमें कि अमेरिका नहीं है। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है, रशिया का क्या इंटरेस्ट है यूक्रेन में बहुत ज्यादा। जब ये सोवियत यूनियन था तो जो ब्लैक सी में जो टोटल ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव में सारे पोर्ट्स थे वो सारे तमाम पोर्ट्स यूक्रेन के थे और यूक्रेन चूंकि सोवियत रशिया का हिस्सा था तो इसीलिए आप देखेंगे कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, फैसिलिटीज वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके आई और एक तरीके से उनका कॉमर्शियल हब जो था सोवियत यूनियन का वो यूक्रेन था। अब यूक्रेन उनसे अलग हो गया है तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पे क्रिमिया और बहुत सारे यूक्रेन के रीजन्स को छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये एक बहुत जबरदस्त समस्या है और इसका समाधान इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक दोनों बेलिजरेंट्स खुद इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे, आप अमेरिका कोई भी बनाता रहे। अब यूरोप के साथ मिलकर के ज़ेलेंस्की एक नया प्रपोजल बना करके भेज रहे हैं, रशिया अपना अलग प्रपोजल बना रहा है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये ज़ेलेंस्की और पुतिन को या रशिया और यूक्रेन को बैठ करके इसके अंदर सोल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। उसमें मैं बिल्कुल इनसे, संजीव जी से सहमत हूं कि उन्होंने भारत जैसे किसी एक देश की, अभी पुतिन आके गए हैं, ज़ेलेंस्की आने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट इस डायरेक्शन में भी शायद हो रहा है। इट इज ए बिग आस्क, लेकिन शायद इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होता हुआ नजर आए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक वो दोनों आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, इसमें यूरोप अपना इंटरेस्ट देख रहा है, अमेरिका अपना मार्केट देख रहा है, अमेरिका इज ओनली ए कॉमर्शियल कंट्री, वो अपना अपना फायदा देखते हैं हर जगह। और सबसे ज्यादा लाभ इसमें कहीं ना कहीं चीन को होता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपना बाहर से बैठ करके अपनी हर चीज, अमेरिका के साथ उनका मेन जो आगे बढ़ने का तरीका था उसमें उनको अमेरिका का दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़ेलेंस्की और पुतिन को बैठ करके अपने अपने जो एक्सट्रीम स्टैंड्स हैं उसमें मेल्ट डाउन ला करके एक अगर ये ऑप्शन होता माथुर सर, अगर ये ऑप्शन होता तो फिर इतने सिर फुटावल की जरूरत क्या पड़ती? जेलेंस्की के लिए तो कहावत समझ में आ रहा है कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। अपना एरिया तो लूज किया ही किया, इधर अमेरिका और यूरोपीय देशों में नया रिफ्ट पैदा कर दिया, नया तनाव पैदा कर दिया, दोनों आमने सामने आ गए। हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसकी वजह से तमाम यूरोप और अमेरिका में रिफ्ट हो गया, नाटो में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। नाटो के कई देश हैं, रोमानिया और इस तरह के देश जो कि शायद कहीं ना कहीं अलग वॉइसेस अपनी बढ़ा रहे हैं, वो रूस के खिलाफ उनका अपना एजेंडा है। तो ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है वो हर जगह रिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, हर जगह आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। देखिए, वॉर जो होती है हमेशा 3 फ्रंट्स पे लड़ी जाती है, उसमें इकोनॉमिक फ्रंट एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रंट होता है और उस जगह पर आपको यूरोप को, नाटो को देखिए, पूरे देशों ने पिछले 4 वर्षों में अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर को 2 से लेके 6% ऑफ जीडीपी तक बढ़ा दिया है। ये आप वो यूरोप है जो कि पहले ही डीकेइंग। आपको मैं इतना बताऊं, देखो विवेक, एक चीज से आपको आइडिया मिलेगा, जितना यूरोप की कुल मिलाकर के कैपेबिलिटी नहीं है बॉम्ब्स और रॉकेट्स और इनके प्रोडक्शन की, वो रशिया की अकेले की उनसे कई गुना ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो ये जहां तक मिलिटरीली सवाल है, ये लोग समझ रहे हैं कि ये रशिया को मिलिटरीली खत्म कर देंगे या उनके चीजों में कोई संभावना नहीं है। पूरा यूरोप मिलाकर के जितना एमिनेशन तैयार नहीं कर सकता 1 महीने में, उससे ज्यादा 1 हफ्ते में रशिया तैयार करके आपके सामने लड़ाई ला करके लड़ सकता है। तो ये पुतिन ने कह दिया कि हम, पुतिन ने इस बात की गारंटी दी माथुर सर। परिणाम विल बी पुतिन की शर्तों पर इसका रिजल्ट निकलेगा, अन्यथा नहीं। मैं यही बात मैं कह रहा हूं,
पुतिन ने इस बात को क्लियर कर दिया, मलिक सर के पास जा रहा हूं, पुतिन ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया कि हम यूरोप पर हमला नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। लेकिन यूरोप मानने को तैयार नहीं है। यूरोप ने कहा पहले आपने क्रीमिया पर कब्जा किया, फिर यूक्रेन पर हमला किया, कल को आप पोलैंड पे कर देंगे, लिथुआनिया पे कर देंगे, किसी और यूरोपीय देश के अंदर आप इस एरिया में, रीजन में घुसाएंगे, तो वो एक अलग डर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यूरोप पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर यूरोप चाहता है युद्ध, तो हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे अगर हम पर युद्ध थोपा गया। पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस यूरोप के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि पूरा यूरोप इस वॉर को फंड कर रहा है। यूरोप अगर इस वॉर को फंड नहीं करे तो यूक्रेन सीज फायर की शर्तों पर मान जाएगा। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को अनसुना करना, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नकारना, और दूसरी तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करना। यह जंग किस दिशा में जाएगा? क्या अमेरिका इस जंग से खुद को अलग कर लेगा? और ऐसा होता हुआ मुमकिन दिख रहा है मुझे, क्योंकि यूरोपीय देश जिस हिसाब से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कल कीर स्टार्मर की मुलाकात हुई 7 डाउनिंग स्ट्रीट पर, जहां पर ब्रिटेन के पीएम का आवास है, वहां पर कल बैठक हुई और बैठक में ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। विवेक जी, आज की सिनेरियो में ये बात सही है, माथुर साहब जो बोल रहे थे कि देखिए ज्यादातर इसकी जो समझौता होगा वो रूस की शर्तों पर ज्यादा होगा। अब आते हैं अमेरिका और यूरोप के संबंध। ये एक रस्साकसी चल रही है, एक दूसरे पे प्रेशर काउंटर प्रेशर है, क्योंकि थोड़ा सा सहमति बनने में उनके टकराव हो रहे हैं। अमेरिका ये चाह रहा है कि देखिए, बाइडेन प्रशासन ने क्या कहा था कि युद्ध को लंबा खींचे। उन्होंने खुद डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन किए, यूरोप के थ्रू हथियार पंप इन किए, और दोनों खुश थे, यूरोप भी और अमेरिका भी, कि रशिया को कमजोर किया जाए। वो ये भूल गए कि रशिया एक बैटल हार्डन्ड कंट्री है, बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड कंट्री है। वहां के लोग, वहां का जैसा कि सर ने प्रोडक्शन उनका बताया डिफेंस प्रोडक्शन का, देखिए ये बात तो यूरोप भूल जाए कि वो उनको मिलिट्री पावर में उनको दबा सकता है या उनको पीछे कर सकता है रशियन को। दूसरी बात, क्या यूरोप इस हालत में है कि कल अगर कोई भी फ्रंट खुलता है किसी भी नेटो कंट्री के खिलाफ, क्या यूरोप झेल पाएगा? पूरा नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उनके ग्रोथ रेट है ना, पॉइंट्स में चलती है यूरोप की ग्रोथ रेट, 0.5 से लेके 1.5 के बीच में डोलती रहती है उनकी, और जो प्रोजेक्शन है वो भी ज्यादा अच्छे नहीं है, 1.2 टू 1.6 के प्रोजेक्शन है अगले आने वाले साल में भी। तो ऐसी स्थिति में जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूर किया है उनको कि अपना बजट बढ़ाइए, डिफेंस बजट बढ़ाइए, मेरे ऊपर मत रहिए निर्भर, तो क्या ये पूरा यूरोप सस्टेन कर पाएगा? दूसरी बात, ये बात सही है तो श्रीवास्तव अमेरिका साहब से की, दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप से बेसिकली दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं लोग? जी जी जी, वो ये चाह रहे हैं कि रशिया के खिलाफ उनकी जो यूक्रेन है, यूक्रेन को एक शील्ड बना के किसको, उसको एक जामा कैसे पहना जाए, उसको एग्रीमेंट में कैसे शामिल कराया जाए। यूक्रेन का बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं कि अमेरिका पर जी जी, प्रेशर बनाया यूक्रेन इस्तेमाल डे 1 से हो रहा है। जेलेंस्की साहब जो वहां के प्रेसिडेंट है, देखिए उन्होंने जरा से भी डे 1 से कोई भी, वो पहले खेलते रहे इनके इस रशिया के हाथ में, इसके हाथ में खेलते रहे, अमेरिका के हाथ में खेले, यूरोप के हाथ, आज यूरोप के हाथ में खेल रहे हैं। अरे उनका ऐसा कहीं नहीं लगता कि उनका एक अंतर्राष्ट्रीय नेता होने का जो एक विजन होता है, अपने देश को बचाने का विजन होता है, और अपने देश को गिरी हुई अवस्था, गिरी हुई ऐसी स्थिति को संभालने का कोई विजन नजर ही नहीं आता है। वो एक तरह से देखा जाए पूरा यूरोप के हाथ में खेल रहे हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से कपल्ड है, वो नहीं एक दूसरे से, अगर ठीक है तनातनी हो सकती है और नाराजगी फिलहाल दिख सकती है, लेकिन अल्टीमेटली बैठ के अभी भी बातें चल रही होंगी यूरोप में, अमेरिका में अभी भी बातें चल रही होंगी, जो कि मीडिया में इतनी जल्दी नहीं आती है। और रही बात यह कि समझौता आखिर इन चारों धुरी को बैठाने से होगा, उसको क्या रूप दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, यह बात अलग है। लेकिन बात सही है, अगर यूरोन को आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में एज ए ह्यूमिलेटिंग कंट्री के सामने पेश किया जाएगा इस एग्रीमेंट के दौरान, तो यह मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि अगर अमेरिका और यूरोप में रिफ्ट पैदा होता है, वैसे कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि यूरोप इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका से तनातनी मोल ले, मुझे लगता है यूरोप अपना हैंड देख रहा है, अमेरिका देख रहा है कि अगर ये जंग खत्म हो तो मैं चीन की तरफ फोकस बढ़ाऊं, क्योंकि चीन ताइवान को घेरने में लगा हुआ है। ये जंग जब तक खत्म नहीं हुई तब तक अमेरिका का आधा फोकस यही यूक्रेन में लगा फंसा हुआ है, अमेरिका यूक्रेन में अभी फंसा हुआ है। ट्रंप चाह रहे हैं जल्दी से इस वार को खत्म करके चाइना की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि वो उधर ताइवान में घुसने की तैयारी कर रहा है। चाइना जापान से जो है इन दिनों 36 का आंकड़ा बना रहा है, जापान से भी लगातार बयानबाजी है, जापान भी फ्रंटलाइन पर मिसाइलें तैनात कर रहा है। तो इधर मामला बहुत पेचीदा हो गया है। लेकिन
यूरोप चाह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी प्रायोरिटी पर हो, बाद में चाइना को देख लेंगे जब चाइना आएगा तब, क्योंकि रूस तो अभी माथे पर बैठा हुआ है। तो ऐसे में अमेरिका के पास क्या विकल्प बच जाते हैं निपुण आलम बयान जी? क्या करेगा यूएस? क्या प्रेशर में आ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों की, या डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वही करेंगे? देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि इस पूरे वॉर को थोड़ा सा हम लोग अगर इंटरनेशनल थ्योरीज हमारी जो होती हैं उसमें अगर हम तलाशने का प्रयास करें, देखिए यूक्रेन जो है वो एक बफर स्टेट है, बफर स्टेट इन बिटवीन यूरोप कह लीजिए और आपका रशिया कह लीजिए, नाटो और रशिया के बीच में। ये कुछ सिचुएशन वैसी है जैसे नेपाल भारत और चीन के बीच में। नेपाल अगर किसी और भी शिफ्ट करेगा, किसी एक देश को अगर चूज करेगा तो दूसरे देश को दिक्कत होगी। एक तो ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो आपने कहा और जो मेरे पूर्ववर्तियों ने सबने कहा, बात वही है कि अमेरिका चाहता है पूरा फोकस चीन की ओर शिफ्ट करे, यूरोप चाहता है कि दुनिया चाहे भाड़ में, क्योंकि हमने दुनिया को लीड किया है, हमने दुनिया को सब कुछ राज किया है। हमारी जो कई बार हमारे जयशंकर जी कह चुके हैं कि यूरोप ये समझता है कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम, और दुनिया की प्रॉब्लम दुनिया जाने, हमें मतलब नहीं है। आप देखिए यूरोप इस बात पे चिढ़ा कि भारत क्यों तेल खरीद रहा है। यूरोप ऑलरेडी रशिया से खरीदा तो उसको दिक्कत नहीं है। अमेरिका अगर खरीद रहा है, खुद पुतिन जब हमारे यहाँ पर है साहब का, अमेरिका खरीद रहा है तो दिक्कत नहीं है, उसको अपने ऊपर तो वो सेशन लगा नहीं रहा, अपने ऊपर तो वो प्रतिबंध लगा, टैरिफ लगा नहीं रहा। भारत खरीद रहा है तो दिक्कत है। तो ये जो एक सभ्यतागत भी आप इसको देखेंगे, सिविलाइजेशन ने एक मानसिकता की वी आर द सीनियर, वी आर द सुपीरियर, वी आर द टॉप, उस तरह की मानसिकता यहाँ पर यूरोप की है। अब अमेरिका, देखिए अमेरिका के बगैर यूरोप का चलने वाला नहीं है, इज अ फैक्ट, क्योंकि सुपर पावर केवल आप इकोनॉमिकल दम पर नहीं होते। मैं कई बार फिर सिंपल भाषा में बोलता हूं कि सुपर पावर बनने के लिए आपके पास में लठ बजाने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता दो ही देशों में है, या तो अमेरिका के पास है या फिर रूस के पास में है। चीन के पास भी वो नहीं है। चीन केवल प्रेशर टैक्टिक्स करता है, चीन केवल इस्लामिक स्लाइसिंग करता है, वॉर करना पसंद चीन नहीं करता, लेकिन रशिया कर जाता है। तो अमेरिका के बगैर यूरोप चलने वाला नहीं है, और यूरोप के बगैर अमेरिका चलने वाला नहीं है। अगर ये अमेरिका और यूरोप में तनातनी बढ़ती है तो बॉस किसके बनोगे आप किसके बॉस बनोगे? कौन आपको मार्शल प्लान अमेरिका लेकर आया 1945 के बाद, जिसके माध्यम से उसने वेस्ट के यूरोप को फंडिंग किया और कहा कि मैं तुम्हारा बॉस। उन्होंने कहा हाँ जी आप हमारे बॉस हो, क्योंकि आप हमें फंडिंग कर रहे हो, उनको उठाने में मदद कर रहे हो, और साथ में नाटो बना दिया। नाटो बनाते अमेरिका बॉस बन गया। तो बात यहां पर यह है कि रशिया जहां बॉस बना वार्सा पैक्ट में, फिर बाद में देखे सीटों खल कर रहा। चीन आज बॉस बनने का प्रयास करता है कम्युनिस्ट वर्ल्ड का। आज वही तो उसी यहाँ बॉस पर को जो तो है, हड़का रहे हैं यूरोपीय देश मिलके। मैं वही देखिए यही तुम्हारी बॉसगिरी और तुम्हारा मसौदा दोनों अपनी जेब में डाल लो, यूक्रेन समझौता नहीं करेगा। यही भाषा है ना? बताइए मैं गलत बोल रहा हूं तो? नहीं, भाषा वही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यूरोप को डर इसी बात का है कि अगर यहाँ पर रशिया को अपर हैंड दे दिया तो रशिया यहाँ पर रुकने वाले नहीं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, फ्रांस के प्रेसिडेंट का कहना यह है कि रशिया है पुकर एक जानवर होता है जो लगातार खाता रहता है, कि रशिया पुकर है, वो खाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें जरूरी क्या है कि हम यूक्रेन तक ही उसको रोकें। अमेरिका का फोकस वहां पर नहीं है, क्योंकि अमेरिका थोड़ा अलग तरह से सोचता है। अमेरिका को यूरोप की मदद चाहिए। अब यार सोल्यूशन यही है, अमेरिका को सोल्यूशन चाइना में दिख रहा है। बात सही है आपकी जी। मैं वही बात कह रहा हूं कि सोल्यूशन इसका यही है कि जो भारत ने सोल्यूशन दिया कि इस बात को रशिया और यूक्रेन समझे। यूक्रेन ये छोड़े कि मैं नाटो में शामिल नहीं होगा। हालांकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हम नाटो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन 10 साल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लेंगे यूक्रेन से। ये बात रशिया को राज नहीं आ रही है। और दूसरी बात जमीन छोड़ने वाली बात है। यूक्रेन आज भी कह रहा है 2014 का क्रीमिया, वो भी बात होगी। अब आप पुराने मुद्दों को लेके पहले 2025 तो बात कर लो, आप 2014 का मुद्दा लेके बैठे हुए हो। अब आप कह रहे डोनबास रीजन, जो एरिया जिसके कब्जे में आ गया, रूस ये कहता है कि मैंने अपने संसाधन लगाए हैं और अपने संसाधन, अपने सैनिक लगाकर मैंने जमीन पर कब्जा किया है, मैं कैसे छोड़ दूं? आज छोड़ दूंगा, कल को तुम फिर इसको बना देंगे। रशिया चाहता है कि उसको मैं क्या बना दूं, एक जोन बना दूं जिसमें कभी भी कोई बात हो तो उस कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे आके हम लोग फाइट कर ले। तो बात क्या है कि जो मामला है, दोनों देश, चाहे वो यूक्रेन को भड़काने वाला यूरोप, और यूरोप अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, रशिया अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, और अमेरिका अपना हित देख रहा है। तो यहां पर जो सोल्यूशन है वो भारत वाला सोल्यूशन है, जो भारत ने कहा
कि दोनों देश बैठे और समझे कि नहीं, मूर्ख कौन बन रहा है आपने और इस्तेमाल बहुत किसका हो आसान रहा है। भाषा में समझाया निपुण भाई, लेकिन अब सवाल यह है कि 1945 में यूरोपीय यूनियन का और नेटो का बॉस बना अमेरिका, आज उसी बॉस की चल क्यों नहीं रही? कोई सुनने को तैयार क्यों नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली अच्छा ठीक, आप बोल लीजिए निपुण भाई। विवेक भाई, सिंपल सी बात यह है कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय था बाइपोलर वर्ल्ड बना था, 90 में यूनिपोलर। सर फिर आज भी वेस्ट अमेरिका तो ये वेस्ट बात है मानने ना, को तैयार नहीं है। वेस्ट तो वेस्ट है ना, अमेरिका आज भी सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं, उसकी है, बिल्कुल सही बात है, सुपर पावर। सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चर वही है दुनिया का, सबसे ज्यादा हथियार, तब क्या फाइटर जेट, मिसाइल्स, सारी नई टेक्नोलॉजी वही बनाता है, टेक्नोलॉजी का हब देखिए, सारा सुपर- अमेरिका सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ है, फिर क्यों नहीं हाँ मान रहे विवेक इनकी भाई, बात? विवेक भाई जब हम सुपर पावर की बात करते हैं तो मेनली दो चीजें देखते हैं, इकोनॉमी और आपका मिलिट्री पावर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले गैप बहुत ज्यादा था, केवल दो ही पावर थी, अमेरिका रशिया, लेकिन आज भारत है, चीन है, फ्रांस है, ये कई कंट्रीज हैं जो अपने आप को इकोनॉमिकली भी मिलिटरीली भी साउंड कर रहे हैं। तो पहले ऐसा गैप नहीं था, आज अगर ये सारे देश इकट्ठे होकर बात बोलते हैं तो ऐसा अनसुना नहीं कर सकते। जब इंडिया को आप मेजर पावर में कंसीडर कर दिए, इंडिया मिडिल पावर नहीं है, और आप जब देखें चाइना को आज मिडिल पावर नहीं, चाइना को भी वो बात पावर ठीक है, के साथ लेकिन ट्रीट कर रहे हैं। यूक्रेन की इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका को मना कर दे या अमेरिका के किसी मसौदे को मना कर दे। इजराइल नहीं मना कर पाया, यूक्रेन की क्या औकात है? इजराइल ने माना ना अमेरिका की बात। नहीं, बिल्कुल यूक्रेन को माननी पड़ेगी, लेकिन बात क्या है कि यूरोप, यूक्रेन अकेला नहीं है, यूक्रेन का मुद्दा यूरोप अपने आप से जोड़ रहा है। आप सोचिए, एक हल्का सा एयरक्राफ्ट जो ड्रोन था वो रशिया का एक देश की सीमा में चला गया, उन्होंने आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया नाटो का, आर्टिकल 5 नहीं, आर्टिकल 4 यूरोप के दबाव में एक्टिवेट करना पड़ गया अमेरिका को। तो आज अमेरिका की सिचुएशन भी आप जानते हैं अमेरिका में कितने डेप्थ हैं। आज नौकरियों की कमी, इकोनॉमिकल क्राइसिस से आज अमेरिका जूझ रहा है। अमेरिका में तमाम तरह के नए चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं, उनसे अमेरिका तो जूझ यही रहा है। बात हुई ना कि नेटो से अमेरिका का वर्चस्व खत्म हुआ, वेस्ट में अमेरिका का पावर घट गया, अमेरिका का दबाव नहीं रहा, और यूरोपीय देश भी अमेरिकी दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं। मलिक साहब, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे? जी, ये बात सही है। देखिए, सारी कहानी तो इकोनॉमिक्स की है, सारा खेल बिजनेस का है। मैं एक सेंटेंस यहां पे वो एडमिट करना चाहूंगा कि बाइडेन प्रशासन ने रूस को खींचना क्यों चाहा इस युद्ध के अंदर के प्रोलॉन्ग्ड युद्ध चले। रशिया के कारण, उसकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के कारण अमेरिका थ्रेटन्ड फील कर रहा है, उसकी इकोनॉमी में उसके हथियारों की बिक्री का जितना योगदान हुआ करता था वो घट गया। तो ये अमेरिका ये चाहता था कि ये ध्यान हटे, रशिया का प्रोडक्शन कम हो, रशिया अपने युद्ध में लड़े और मेरा प्रोडक्शन बढ़े, दुनिया मुझसे हथियार खरीदे। और जैसे अभी निपुण जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह एग्री कर रहा हूं। इस बात का सॉल्यूशन चारों धुरी को करना ही पड़ेगा, चाहे उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको आप उन्हीं को रख के, उनको चाहे जिस वर्ड में करें, जिस तरह से प्रेजेंट करें दुनिया को। लेकिन यह बात है कि यस, यूक्रेन के लिए भी एक विन विन पोजीशन, रशिया के लिए विन विन पोजीशन, और यूरोप भी उसको एग्री करेगा, और ये चीजें चल रही होंगी, क्योंकि युद्ध अंततः नहीं चलेगा, अनंत काल तक नहीं चल सकता है, होगा, इसका सोल्यूशन होगा। सर, आप सोल्यूशन की बात करें, यहां तो रोज एक नया विवाद पैदा हो जा रहा है। जी जी जी, देखिए वो होता है विवेक, तो विवेक होता क्या है, टेंशन पहले है। नहीं, ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि जब तक होमवर्क हो रहा है, होमवर्क में चीजें, क्योंकि क्या होता है, देशों के अपने इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अमेरिका कहता है ऐसे कर लो, क्योंकि बात बिल्कुल सही है, अमेरिका में ये यूक्रेन युद्ध के इन्वॉल्वमेंट के कारण उसके पूरी दुनिया में फर्क पड़ा है, पूरी दुनिया के अंदर। और ऐसे ऐसे कंट्री जो यूरोप के, अमेरिका के साथ बड़े बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, जैसे भारत ले लीजिए आप, इतना तो उसने रियलाइज कर रहा है, यूएस रियलाइज कर रहा है कि देखिए इसके कारण जो मुझे फायदा होना था, इसके कारण नुकसान ज्यादा हो गया है। तो अमेरिका अपने आप को एक सेटलमेंट देना चाहता है। मुझे लगता है नोबेल पीस प्राइज से ज्यादा असेसमेंट यह है कि यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका का उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके कारण नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। माथुर सर, फाइनल कमेंट आपका क्या है? क्या अमेरिका यूरोप के साथ खड़ा होगा या युद्ध से खुद को अलग करेगा? विवेक, अमेरिका और यूरोप में अभी हालात इतने नहीं बिगड़े हैं कि वो अलग अलग हो जाएं, लेकिन नहीं, इस जंग से खुद को अलग करने की बात कई बार ट्रंप ने कही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक सेकंड, वन लास्ट लाइन में, यूरोप जो है उन्होंने अमेरिका लेस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तलाशना शुरू कर दिया है। यूरोप ने, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस युद्ध का अगला चरण आप क्या देख रहे हैं? क्या यूक्रेन और यूरोप मिलकर इस जंग को लड़ेंगे, अमेरिका खुद को अलग कर लेगा क्योंकि सिचुएशन वैसी
बनते दिख रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता अमेरिका पूरी तरह से अपने आप को अलग करेगा, क्योंकि वो फिर एक तरीके से अमेरिका की डिफीट मेरे हिसाब से होगी। अमेरिका भी थोड़ा बहुत इनके ऊपर दबाव बनाता रहेगा, लेकिन पूरी तरह से यूक्रेन की मदद ना करना ये अमेरिका के लिए मुझे लगता नहीं है कि संभव होगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनके जो यूरोपियन यूनियन के साथ या नेटो का जो है वो विघटन मुझे लगता है होता हुआ नजर आएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका का मेन कॉम्पिटिटर, मेन जो उनके चीज है वो चाइना है, और किसी भी, ये बार बार मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखने की बात है। और चाइना जो है उसको अगर काउंटर करना है तो उनको, चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी विवेक यही है, टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट, एंड दे आर विनिंग दिस वॉर विदाउट प्रेशर। ये भी है, ट्रंप के सेकंड रिजीम में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि नेटो में अमेरिका सबसे बड़ी भागीदारी देता है, बहुत बड़ा फंड नेटो को अमेरिका देता है, और अगर अमेरिका के पास ये चांस है कि वो यहां से नेटो से निकल पाए तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता है कि उस पैसे को वो बचा ले और अपनी इकोनॉमी में लगाए, जहां पर उसका डेट बहुत बड़ा है, $36 ट्रिलियन का है। तो मैं इससे, इस एंगल से भी देख रहा हूं। बहरहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। बारी इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा सवाल है, वैभव सूर्यवंशी कहां से रणजी मैच खेलते हैं? आपके ऑप्शन है ए बिहार और बी झारखंड। सही जवाब भेजिए 72407 पर। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में कल के विनर हैं कनक कोचर, बीकानेर राजस्थान से। कनक, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अपने स्मार्ट टीवी पर देखिए इंडिया डेली 24/7 लाइव और लगातार।